अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को टाइमली देख लें। इस दुनिया में हम बहुत सी बलाओं और मुसीबतों से गायबाना तौर पर महफूज रहते हैं और उसके पीछे वजह हमारे वालिदैन, ख़ास तौर पर माँ की दुआएं होती हैं जो एक हिफाजती हिसार का काम करती हैं। जवानी में इंसान बहक जाता है, नफ्स के हत्थे चढ़ जाता है। मेरी बहन भी शैतानी जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी और अब उस जाल से बचने के लिए उसे उसके आमाल नहीं बचा सकते थे। मगर वो मौजज़ाती तौर पर ऐसी रुसवाई से बची जिसके होने पर मौत तक को गले लगाने का दिल चाहता है। मैं रात के वक्त अपने कमरे के बाहर खड़ी निगरानी कर रही थी और मेरा दिल खौफ से मुसलसल कांप रहा था क्योंकि कमरे में मौजूद बड़ी बहन मेरे वालिदैन को धोखा देने का सामान तैयार कर रही थी। अगर ऊपर से मेरे वालिदैन को मालूम हो जाता तो शायद कयामत आ जाती। वैसे तो वो ये गुनाह सरासर अपनी मर्जी से कर रही थी और मैं उस काम में उसका साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, मगर फिर भी मैं फितरतन बुज़दिल और निहायत कमज़ोर लड़की थी, इसलिए इसकी हरकत पर डर जाती थी और कमरे से बाहर खड़ी होकर निगरानी करती कि अगर मेरे अम्मी अब्बू में से कोई आ जाए तो मैं अपनी बहन को बता सकूं और वक्त रहते संभल जाए वो। मुझे चंद रोज़ पहले ही अपनी बहन की इन खुफिया सरगर्मियों का पता चला था और मैं हैरत के मारे दंग रह गई थी। मैंने अपनी बहन को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर वो मेरी बात सुनने की बजाय मुझ पर बरहम होने लगी और मुझे जताने लगी कि मैं छोटी और नासमझ हूँ, इसलिए ये बात का बतंगड़ बना रही हूँ। क्योंकि मेरी बहन की नज़र में उसकी हरकत बहुत बुरी ना थी, वो सुनने समझने को तैयार ही ना हुई, तो मैं मायूस हो गई और रोज़ाना उसके लिए कमरे से बाहर पहरेदारी करने लगी। हालांकि मेरी बहन ने मुझसे किसी किस्म की राजदारी का अहद नहीं लिया था और मेरी मौजूदगी को भी वो नज़रअंदाज करने लगी थी। उसके अंदर सरकशी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे अब हमारे वालिदैन का भी खौफ सिरे से ख़त्म हो चुका था। मगर मैं डरती थी कि कहीं हमारे वालिदैन को मेरी बहन की हरकतों की खबर हुई तो जाने क्या होगा। वो यकीनन ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाते और अगर कोई सख्त रद्द अमल करते तो मैं भी मारी जाती, क्योंकि हमारा एक ही कमरा था और मुझे मेरी बहन बड़ी के इस गलत काम में साथ देने का इल्ज़ाम दिया जाता। मैं अपना आप बचाने के लिए मजबूर बहन का काम जो कर रही थी उस पर पर्दा डाल रही थी और उसका गुनाह जानकर भी चुप थी। अब भी मैं पिछले आधे घंटे से कमरे के दरवाजे पर बेचैन सी खड़ी हुई थी कि कुछ देर बाद कमरे के अंदर से मेरी बड़ी बहन की हल्की सी आवाज़ कुछ ऊंची होने लगी और कमरे के बाहर भी पहुंचने लगी। तो मैंने घबराकर जल्दी से दरवाजे पर दस्तक दी ताकि मेरी बहन डरकर अपनी आवाज़ दबा ले। रात गहरी हो चुकी थी, घर में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी और मेरे सब घर वाले कमरों में सो रहे थे। मुझे अपने छोटे दो बहन भाइयों का कोई खौफ नहीं था। वो एक रात बार के वक्त कमरे में सोने जाते तो दोबारा सुबह ही सामना होता था, मगर मुझे अपने वालिदैन का खौफ सता रहा था क्योंकि मैं जानती थी अक्सर मेरे वालिद रात के वक्त जाग रहे पूरे घर का एक चक्कर लगाते थे। मेरे वालिदैन का कमरा अलग था, हम सिर्फ 4 बहन भाई थे। छोटे 2 भाई एक अलग कमरे में सोते थे। अभी इनकी उम्र छोटी थी, इसलिए मेरे वालिदैन इनके कमरे में रात के वक्त ज़रूर चक्कर लगाते कि इन्हें कोई परेशानी हो तो जान सके। हम 2 बहनें अलग कमरे में अकेली सोती थी। हम जवान थी और मेरे वालिदैन को भी 90% माँ बाप की तरह खौफ था कि हम किसी बुराई में ना पड़ जाएं या रातों को देर तक मोबाइल के इस्तेमाल में वक्त ज़ाया ना करें। इसलिए मेरे वालिद एहतियातन रात के वक्त एक बार हमारे कमरे में भी झांकते थे ताकि हम इस बात पर मोहतात रहें और कुछ गलत ना करें। मगर जिस औलाद ने बागी होना हो वो कड़े पहरों और चार दीवारी में भी अपना काम कर जाती है। ऐसा ही हाल मेरी बहन का था, जो इतनी निगरानी और इतने मोहतात माँ बाप के होने के बावजूद गलत काम की आदी हो गई थी और इतनी राजदारी से अपना काम कर रही थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती थी। मगर मुझे यही खौफ था कि अगर मेरे वालिद कभी अचानक कमरे में दाखिल हुए तो मेरी बहन अपनी कोई सरगर्मी छुपा नहीं सकेगी और इसके साथ साथ मैं भी अपनी मोहब्बत करने वाले बाप की नज़र में मुजरिम बन जाऊंगी। मैं रोज़ाना रात होते ही इसी खौफ में मुब्तला हो जाती थी और रोज़ाना अपनी बहन को समझाने की कोशिश करती थी, मगर मेरी बहन अब जो रास्ते अपना चुकी थी और उसके अंदर बिल्कुल खौफ ख़त्म हो चुका था। लेकिन मेरे लिए इस दौरान कमरे में सोना या कदम रखना भी मुमकिन नहीं होता था। बहुत देर तक बेवजह ही कमरे से बाहर मैं टहलती रही और इसी खौफ में मुब्तला रही कि कहीं मेरे वालिदैन में से कोई इस तरफ पेशकदमी ना कर ले। मामूल के मुताबिक कुछ ही देर बाद जब कमरे में खामोशी छाई तो मैंने कमरे के अंदर कदम रखा। सामने मेरी बहन चादर में मुंह तक ओढ़े हुए मजे से सो रही थी। मैं थकन ज़दा से चलती हुई जाकर अपने बिस्तर पर गिर गई। जुर्म और गुनाह करने वाली आज़ाद और पुरसुकून थी क्योंकि उसे किसी का लिहाज नहीं रहा था। उसकी हया चली गई थी और हया चली जाने के बाद इंसान ऐसे ही बेबाक हो जाता है और मैं इसकी फिक्र में घुलती जा रही थी। अब तो रातों को पहरेदारी करना पिछले चंद रोज से मेरा मामूल बन चुका था और मुझे हैरत इस बात पर थी कि मेरी बड़ी बहन निहायत राजदारी से पिछले 2-3 माह से ये हरकत कर रही थी, मगर इसने कभी मुझे खबर भी नहीं होने दी थी। मेरी बहन बमुश्किल 19 बरस की थी और मैं 15 बरस की लड़की थी।
हमारी ज़िंदगी बहुत खुशगवार गुजर रही थी और मेरी बहन बज़ाहिर बहुत सुलझी हुई और फरमाबरदार बेटी थी। वो हम सब बहन भाइयों में भी बड़ी थी। इस बात का नाजायज़ फ़ायदा कभी नहीं उठाती थी, बल्कि हम सब बहन भाइयों को बहुत अच्छे से संभालती थी और बिला वजह कभी रोब नहीं डालती थी। मैं खामोश तबीयत की मालिक थी और अलग थलग रहना पसंद करती थी, जबकि मेरी बहन का मिजाज ऐसा था कि सबसे जल्दी घुल मिल जाती थी। मेरे छोटे भाई इसके बहुत आदी थे और ख़ानदान वाले भी इसकी वजह से मेरे वालिदैन की तरबियत की दाद देते थे। अलगर्ज़ बज़ाहिर तो वो मेरे वालिदैन की काबिल फ़ख्र औलाद थी। हम बहन भाई निहायत खूबसूरत थे। मैं और मेरी बहन जूं जवान हो रही थी, हमारे हुस्न और नज़ाकत में इजाफा होता जा रहा था और मेरी बहन के अब बाकायदा रिश्ते भी आने लगे थे। बड़ी बहन के लिए आने वाले रिश्ते इतने बेहतरीन थे कि मेरे वालिदैन के लिए इंतखाब करने में मुश्किल पेश आ रही थी। मगर मैं जानती थी जिस रोज़ मेरे वालिदैन ने कोई रिश्ता पसंद किया, वो देर ना करते और फौरी मेरी बहन की बात तय कर देते और शायद कुछ ही अरसा में उसे ब्याह भी देते। हम दोनों बहनों को मेरी अम्मी ने कम उम्री में ही हुनर और काम काज सिखा दिया था। वैसे तो मेरी अम्मी सारा काम खुद करती थी, मगर दिन के वक्त बर्तन धोना या किचन में थोड़ा बहुत काम करवाना मेरी जिम्मेदारी थी और रात के वक्त मेरी बड़ी बहन यही काम अम्मी के साथ करती थी, जिससे हम अम्मी का हाथ भी बटा लेती थी और काम भी सीख रही थी। मैं कॉलेज से आते ही यूनिफॉर्म बदलकर किचन में चली जाती थी। मेरी अम्मी की आदत थी जब हम बच्चे स्कूल से कॉलेज से घर आते तो तब तक वो ताज़ा खाना बनाती थी। मैं भी तब इनका हाथ बटाती थी और सबको खाना देकर बर्तन वगैरह धोने के बाद ही फारिग होकर कमरे में जाती थी, जबकि मेरी बड़ी बहन इसी दौरान कमरे में आराम कर रही होती थी। फिर रात के वक्त मैं कमरे में बैठकर सुकून से अपनी पढ़ाई करती और बड़ी बहन किचन में मसरूफ रहती थी। हमारा मामूल बहुत स्वभाव से चल रहा था, मगर फिर अचानक मेरी बहन अजीब सी कैफियत में ढलती नजर आई और सारा दिन घर के कोने में खुदरों में छुपी बिला वजह काम करती नजर आने लगी। अक्सर वो हमारे घर के पिछले मौजूद स्टोर में कमरे की सफाई करने लगती और कभी वहां पड़ी चीजों को तरतीब देने लगती। मेरी अम्मी को लगा कि उसे स्टोर रूम साफ करने का भूत सवार हो चुका है। हम नहीं जान पाए कि वो सिर्फ तन्हाई चाहती थी और वो जिस गलत काम की आदी हो चुकी थी उसके लिए उसे ऐसी जगह की तलाश होती थी जहाँ कोई उसे ऐसे गलत काम करता हुआ ना देख ले। मैंने अपनी बड़ी बहन की सरगर्मियों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। मेरे इम्तहानात चल रहे थे, इसलिए मैं मसरूफ थी। मगर जब मेरे इम्तहानात खत्म हुए तो एक रोज अचानक मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वो दिन के वक्त अम्मी का हाथ बटा लिया करेगी और मैं रात को किचन का काम करवाया करूं। मुझे इस बात का यूं बदलने का मशवरा समझ में नहीं आया। मैं तो हैरत पर बोली कि तुम अब फारिग हो, दिन भर कमरे में जो चाहे करती रहो, दोस्तों से बातें किया करो, मैं काम करवा लिया करूंगी। वो फिर कुछ रुक कर बोली कि मुझे इन दिनों रात को जल्दी नींद नहीं आने लगी है और मुझसे रात के बर्तन धोना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रात के वक्त तुम बर्तन धोया करो। मेरे लिए भी रात के वक्त काम करना मुश्किल तरीन था, इसलिए मैं मुतज़ब्ज़िब ही हो गई और बहाने से इनकार करने लगी। मुझे लगा कि मेरे इनकार पर मेरी बहन खामोश हो जाएगी, क्योंकि दिन के वक्त मुझे काम करने का भी कहा था उसने। मैं कॉलेज से थकन ज़दा घर आए और अम्मी के साथ काम पर लग जाती थी और वो आराम करती थी। मैं अब दिन के वक्त काम करने की आदी हो गई थी, इसलिए रात के लिए नहीं मानी। मगर मेरी बहन ने मेरे इनकार के बाद भी मुझे मनाने की कोशिश की और एक रोज़ अम्मी के सामने भी दोहराने लगी। वो बोली कि सारा दिन कॉलेज में पढ़ाई करने और मगज़ खपाने के बाद वो घर आकर भी दिन भर पढ़ाई करती है, इसलिए उससे अब रात को जगा नहीं जाता। अब वो थकन ज़दा हो जाती है और अम्मी से वही बात बोली कि अगर मैं दिन के वक्त इसे काम करने दूँ तो वो रात को वक्त से खाना खाकर सो जाया करेगी। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा कि इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, तुम दोनों बहनें वक्त बदल लो। मैं हैरान हो रही थी कि मेरी बहन को आखिर क्या मसला हो गया था। वो तो बचपन से कॉलेज से आते ही नींद में झूलती थी और आराम करने की आदी थी, मगर अब वो रात के वक्त जल्दी फरागत पाने पर जोर दे रही थी। मेरा जवाब ना पाने की देर थी। मेरी अम्मी ने नरमी से कहा कि तुम दोनों ही थकी हुई हो, इसलिए आइंदा रात को सब मैं खुद कर लिया करूंगी। तुम दोनों वक्त से सोना और अपनी नींद पूरी करना। मेरी बहन जो बचपन से ही अम्मी को काम करता हुआ देखकर इनका हाथ बटाने लगती थी, इस रोज़ अम्मी की बात पर खुश हो गई। पहली बार मैंने देखा था कि उसे अम्मी का एहसास नहीं हुआ, ना ही उसने ये सोचा कि दिन भर अकेले काम करके हमारी माँ भी थकन का शिकार होती है। ऐसे में वो रात के गए बर्तन धोती और किचन का फैलाव समेटने में मसरूफ रहती तो इनकी थकन बढ़ सकती थी। मेरी बहन इत्मीनान से कमरे में चली गई, मगर मुझे अम्मी का अकेले काम करने का मशवरा अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने बहन से कह दिया कि वो दिन के वक्त काम किया करे, मैं रात को अम्मी का हाथ बटाऊंगी। यूँ अचानक ही हमारे काम करने के औकात कार बदल गए थे। मेरी बहन रात के वक्त खाना बनाने की सबसे पहले खाना खाती और कमरे में बंद हो जाती थी। मैं बज़ाहिर काम करवाती थी, इसलिए मेरे फारिग होने तक कमरे में बड़ी बहन अकेली होती थी और जब मैं कमरे में जाती तो वो मुझे सोई हुई मिलती थी। मैं भी मुतमईन हो गई कि दिन के वक्त आराम कर लेती थी। मगर एक रोज़ मैं काम के दौरान अचानक कमरे में गई तो बहन अपनी को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो सख्त सर्दियों के दिन थे। मैं इस रोज़ सबको चाय पिलाकर फारिग हुई थी कि अम्मी ने सबके लिए मूंगफली मंगवाई।
میں نے کمرے میں گئی تو بڑی بہن کو دیکھوں کہ اگر وہ سو چکی ہے تو اس کے لیے الگ نکال کے رکھ دو، مگر کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے میری بہن دروازے کی طرف پشت کیے ویڈیو کال پر مصروف تھی، اور جو بات مجھے تھچکا پہنچا گئی تھی وہ اسکرین پر موجود اجنبی لڑکا تھا جو کہ شرٹ کے بغیر بیٹھا ہوا تھا۔ میں تیزی سے اسی وقت کمرے سے باہر نکل گئی، میرے حواس اڑ چکے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میری بہن اتنی ریتا دلیری سے کس لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، اور لڑکا شرٹ کے بغیر مزے سے میری بہن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ میرا حیا کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میری امی بہت شرم و حیا والی عورت تھی۔ میں نے ہمیشہ ان کو بازاروں یا گلیوں محلوں میں غیر مردوں کے سامنے مکمل پردے میں دیکھا تھا۔ میری امی نے وہی تربیت ہم دونوں بہنوں کی بھی کی تھی، اور ہم دونوں ہی پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بڑی بہن نے کبھی پردے کے معاملے میں لاپرواہی نہیں برتی تھی، حتیٰ کہ میں نے نیا پردہ کرنا شروع کیا تو اکثر میں نقاب اتار دیتی تھی یا چادر سمیٹ لیتی تو میری بہن مجھے ٹوکتی تھی کہ اپنا نقاب مت اتارنے دیا کرو اور چادر بھی اپنے گرد اچھے سے پھیلا لیا کرو۔ اب وہی پردے کی پابند لڑکی اجنبی مرد کے ساتھ اتنی بے پردگی میں باتیں کر رہی تھی۔ میرا صدمے سے برا حال تھا۔ میں سب کو مونگ پھلی دے کر برتن دھونے لگی، اور جب فارغ ہو کر کمرے میں پہنچی تو میری بہن روزانہ کی طرح نیند لے رہی تھی۔ میں نے اس کے بعد 2-3 دن خاموشی سے بہن کو نظر رکھی تو مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ روزانہ ہی رات کو وقت کمرہ بند کر کے ویڈیو کال پر اسی لڑکے کو وقت دیتی ہے۔ میں جان بوجھ کر جانے کمرے میں داخل ہونے لگی اور اکثر رات کے برتن چھوڑ دیتی کہ صبح دھو لوں گی۔ میری اس حرکت پر میری بہن نے محتاط خود کو کر لیا، اور وہ رات کو میرے سونے کا انتظار کرتی اور میرے سونے کے بعد ویڈیو کال پر بات کرتی تھی۔ میں سونے کا ڈرامہ کر کے جب اس کی باتیں سنتی تو کانوں سے دھوئیں نکل آتے۔ وہ اکثر اس اجنبی لڑکے کو اپنا جسم دکھاتی بھی نظر آتی، اور جب وہ لڑکا اسکرین پر اسے دمکتا خوبصورت وجود دیکھتا تو بے باک تبصرے کرنے لگتا، اور میری بہن اس کی تعریفوں پر شرمانے لگتی تھی۔ میں یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میری باپردہ بہن اب روزانہ اپنی عزت گنوا رہی تھی اور اجنبی لڑکے کے سامنے اپنا پردہ اتار رہی تھی۔ میں مزید برداشت نہیں کر پائی تو بہن سے براہ راست بات کی، اسے جتایا کہ میں سب کچھ جان چکی ہوں۔ وہ پہلے تو بوکھلا گئی، مگر پھر اس نے میری پرواہ نہیں کی اور الٹا مجھے بتانے لگی کہ وہ لڑکا اسے پسند کرتا ہے اور جلد رشتہ بھی بھیج دے گا۔ لڑکا بہت امیر گھر کا تھا۔ وہ میری بہن کو اپنا گھر بھی دکھا چکا تھا، اور اس نے میری بہن کو انتظار کا بولا تھا کیونکہ اس کے والدین بیرون ملک گئے ہوئے تھے، اور لڑکے نے بتایا تھا کہ اپنے والدین کے آتے ہی انہیں رشتے کے لیے بھیج دے گا۔ میری بہن نے اس لڑکے کی تصاویر بھی مجھے دکھائیں۔ بلا شبہ وہ لڑکا بہت پیارا تھا اور واقعی بڑے گھر کا لگتا تھا، مگر میں اپنی بہن کی کم عقلی پر افسوس کرنے لگی۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لڑکا اس سے کسی بھی طور محبت نہیں کرتا جو بغیر محرم کا رشتہ اپنا جسم دکھاتا تھا اور میری بہن کا جسم بھی ویڈیو کال پر دیکھتا تھا۔ میں نے بہن کو سمجھانے کی بہت کوشش کی وہ لڑکا بدفطرت اور عیاش ہے جو صرف اس کا پردہ اتار رہا ہے، اس سے محبت نہیں کرتا۔ میں جانتی تھی 90% لڑکے ایسا ہی کرتے تھے، فون کالز پر رابطے اور جھوٹی محبت کے دم بھرتے اور جب مقصد پورا ہو جاتا تو غائب ہو جاتے تھے، مگر میری بہن سمجھنے کو تیار نہیں ہوئی۔ اس کی بھی ہر لڑکی کی طرح وہی بات تھی کہ اس کے والا لڑکا باقی لڑکوں جیسا نہیں، بلکہ وہ بہت وفا شناس ہے اور سچی محبت کرتا ہے۔ میں بہن کی ضد پر جھوٹ بولتے ہوئے بولی کہ رات کے وقت کھانا کھانے کے بعد اکثر ہمارے والد ہمارے کمرے کی طرف آتے ہیں، اس لیے کسی روزوں پکڑی جائے گی۔ میرے جھوٹ پر میری بہن نے سدھرنے کی بجائے اپنی کال کا وقت بدل لیا اور روزانہ سب کے سونے کے بعد ویڈیو کال میں لا لیتی۔ اب اسے کمرے میں ہونے یا نہ ہونے سے فرق بھی نہیں پڑتا تھا میرے، اور میں ڈرتی تھی کہ وہ کبھی کسی غلط سے کیمرہ میری جانب نہ کر بیٹھے۔ روزانہ وہ کال ملاتی تو میں کمرے میں نکل جاتی اور باہر رک کر پہرے داری کرتی تاکہ کبھی میرے والد جاگیں تو بہن کو خبردار کر سکوں۔ میرے دن رات خوف اور پریشانی میں گزرنے لگے۔ میری بہن پستی میں گرتی جا رہی تھی۔ میں دعائیں کرتی کہ میری بہن اس غلط کام کو چھوڑ دے، مگر اس سے پہلے میری بہن نے ایسا قدم اٹھایا جو اس کے ساتھ ساتھ مجھے بھی بری طرح سہما کر رکھ گیا تھا۔ ایک روز امی کے ساتھ مل کر گھر کی صفائیاں کرنی تھی، اس وجہ سے کالج نہیں گئی تھی اور بڑی بہن اکیلی چلی گئی۔ اس کے آنے کا وقت گزر گیا۔ میری امی اور میں اس کا انتظار کرنے لگے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور دن ڈھلنے لگا تھا۔ میرے حواس پر گھبراہٹ سوار ہونے لگی۔ میں جانتی تھی میری بہن ایک لڑکے کی محبت میں مبتلا رہنے لگی تھی، اور مجھے خوف تھا کہ وہ اسی لڑکے سے ملنے کے ارادے بنا چکی نہ ہو۔ میرے والد اس روز کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ مجھے لگنے لگا کہ میری بہن نے اس وقت کا خاص ہی فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے ابو جب گھر پر نہ تھے اور میں بھی اس کے ساتھ کالج نہیں گئی تھی، میری امی جائے نماز پر بیٹھی نوافل پڑھ رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے میری بہن کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بھائی بار بار بہن کا پوچھتے پریشان ہو رہے تھے۔ وہ دونوں گلیوں میں گھوم پھر کر میری بہن کو تلاش کرنے لگے۔ میری امی اور میں سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر میری بڑی بہن کو کہاں تلاش کریں۔ میں نے امی کی ہدایت پر بہانے سے اپنی بہن کی دوست سے رابطہ کیا، مگر کسی نے میری بہن کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ البتہ میری بہن کی ایک بہترین دوست نے جو بات کی وہ مجھے مزید پریشان کر گئی۔ وہ لڑکی بتا رہی تھی کہ تمہاری بہن کا کالج کارڈ میرے پاس رہ گیا ہے۔ وہ کالج سے چھٹی ہوتے ہی بہت تیز سے کالج سے نکل گئی تھی اور اپنا کارڈ کالج کا
कॉलेज में ही छोड़ आई थी। मेरी बहन की दोस्त बोली कि मैंने तुम्हारी बहन को बहुत आवाज़ें दी मगर वो उजलत में लग रही थी, और घर आकर मैंने उसे फ़ोन भी किया मगर वो कॉल अटेंड नहीं कर रही। मैंने अपनी बहन के बिस्तर पर पड़ा उसका मोबाइल उठाया। कॉलेज जाने से पहले हम दोनों बहनें मोबाइल घर छोड़ जाती थी। मेरी बहन तब से घर आई ही नहीं थी कि कॉल अटेंड करती। मैंने बहन की दोस्त से बहाना किया कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्दी घर आ गई और अभी तक आराम कर रही है। उसने कहा कि वो कार्ड संभाल कर रखे। मैंने कॉल काटी तो मेरी अम्मी सवालिया नज़रों से मुझे देखने लगी। मैं चाहकर भी अम्मी को नहीं बता पाई कि मेरी बहन कॉलेज से बहुत तेज़ी से निकलकर कहाँ जा चुकी थी। मैंने डरते-डरते अम्मी से कहा कि हमें अब्बू को फ़ोन करना चाहिए क्योंकि मुझे खौफ़ है, मेरी बहन खुद चली गई है। अम्मी ने कहा कि वो अब्बू को फ़ोन कर चुकी हैं और वो शायद घर पहुँचने ही वाले हैं। मेरे खौफ़ पर मेरी अम्मी ने कहा कि मैं रोज़ाना अल्लाह से तुम दोनों की सलामती की दुआ करती हूँ। मेरी दुआओं में सबसे पहले तुम दोनों बहनों का नाम होता है, इसलिए मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि तुम्हारी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अपनी अम्मी की बात पर मैं शर्मिंदगी से कट कर रह गई थी। मेरी अम्मी अपनी परेशानी छुपाकर खुद को मुतमईन ज़ाहिर कर रही थी, मगर मैं जानती थी इनका खौफ से बुरा हाल था। मुझे दुःख हुआ कि माएँ बेटियों के लिए इतनी परेशान रहती हैं और औलाद फिर भी छुप कर धोखा दे देती है। मुझे अपनी बहन की हरकतों पर दुःख हो रहा था। मैं नहीं जानती थी कि इस रोज़ वो कहाँ है, मगर वो एक लड़के से ताल्लुक़ में थी और ये भी बहुत बड़ा गुनाह था। मेरे अब्बू घर पहुँच चुके थे और अब मेरी बहन को तलाश कर रहे थे। ये बात छुप नहीं पाई और हमारे मोहल्ले और ख़ानदान के भी कुछ मर्द मेरे अब्बू के साथ मेरी बहन को तलाश करने लगे। मेरी अम्मी रो रही थी कि हर तरफ हमारी बदनामी हो गई है। शाम होने वाली थी, अब्बू थके हुए घर आ गए। मोहल्ले वाले घर के बाहर खड़े तबसरे कर रहे थे, जबकि खानदान के मर्द अब्बू को पुलिस से बात करने पर उकसा रहे थे। अभी मेरी अम्मी नफल पढ़कर दुआ कर रही थी कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक होने लगी और इस अनजान दस्तक से मैं डर गई थी। अब्बू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी लड़की और उसकी ही उम्र का मर्द मेरी बहन को लिए खड़े थे। मेरी बहन इस लड़की के सहारे खड़ी थी। इसकी एक टांग, बाजू और सर पर पट्टी हुई थी और चेहरा बिल्कुल जर्द हो रहा था। इसकी हालत देखकर सब बौखला गए और अब्बू जल्दी से अंदर आए। इस औरत ने बताया कि मेरी बहन का रोड एक्सीडेंट हो गया था। सब लोग जमा हो गए थे, मगर कोई मदद करने को आगे ना हुआ था। इस लड़की ने अपने शौहर के साथ मिलकर मेरी बहन को अस्पताल पहुंचाया और जब वो होश में आई तो उसे उसका घर का पता पूछकर पहुंचाने आ गई थी। अम्मी इस लड़की की मशकूर हो रही थी। सब लोगों का शक दूर हो गया कि मेरी बहन कहीं भागी नहीं थी, बल्कि कॉलेज से आते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए घर नहीं आ पाई। मैं अपनी बहन के पास बैठी थी। मुझे महसूस हुआ वो बिल्कुल चुप-चुप सी लग रही थी। घर वाले उसकी खामोशी को इसकी ज़ख्मी हालत की वजह समझ रहे थे, मगर मुझे अपनी बहन की खामोशी खटक रही थी। वो बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने एक रोज़ तन्हाई पाते ही उसे अपनी बहन से इस खामोशी की वजह पूछी, तो वो फूट-फूट कर रोने लगी। मेरी बहन ने तब मुझे जो बात बताई वो मेरे होश उड़ा गई थी। मेरा खौफ सच साबित हुआ था। इस रोज़ सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से लेट नहीं हुई थी। वो मुझे बताने लगी कि रोज़ाना वीडियो कॉल पर बात करने वाला लड़का उससे कुछ रोज़ से ज़िद कर रहा था कि वो उससे मिलने आए। मेरी बहन पहले तो उसे टालती रही और बहाने करती रही, मगर वो मोहब्बत के वास्ते देने लगा। मेरी बहन ने उसे कहा कि वो रिश्ता भेज दे, तो वो मिलने के लिए तैयार हो जाएगी। इस पर उस लड़के ने मेरी बहन को से देना शुरू कर दिए और मिलने के लिए मनाने लगा, मगर मेरी बहन इस मामले में डटी हुई रही। वो रोते हुए बताने लगी कि जब मैं नहीं मानी तो उस लड़के ने बातचीत खत्म कर दी और अक्सर उसे वीडियो कॉल के दौरान उसके जिस्म की बनाई हुई वीडियो और तस्वीर भेजने लगा। मेरी बहन इन तस्वीर पर खौफज़दा हो गई। जब उसने रोते हुए इस लड़के से कहा कि वो ब्लैकमेल कर रहा है, तो वो फ़ौरन पैंतरा बदल गया और खुद को मासूम ज़ाहिर करने लगा। उसने मेरी बहन को यकीन दिलाया कि वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बल्कि वो तो ना तस्वीर और वीडियो कॉल को यादगार लम्हों के तौर पर महफूज़ रखता है। वो अपनी बेताबी और सच्ची मोहब्बत का मेरी बहन को यकीन दिलाने लगा और मेरी बहन उसकी बातों में आ गई। और फिर उस लड़के ने उसे ये कहकर बुलाया कि वो अपनी बहनों को उनकी होने वाली भाभी से मिलवाना चाहता है। वो मेरी बहन को बताने लगा कि वो घर वालों को मना चुका है और रिश्ता होने से पहले अपनी बहनों से मेरी बहन को मिलवाना चाहता था। मेरी बहन पागल थी, उसकी बातों में आ गई। मेरी बहन ने उस लड़के से मुलाकात का वादा किया और मौका की तलाश करने लगी। फिर उसे किस्मत से मौका मिल गया और मेरे अब्बू काम के सिलसिला में दूसरे शहर चले गए और इसी रोज़ मैं भी बुखार की वजह से घर रुक गई। मेरी बहन आज़ाद थी, उसे अच्छे से तैयार होकर कॉलेज चली गई। वो उसने कॉलेज से छुट्टी करने की गलती नहीं की थी, क्योंकि उसकी छुट्टी का मुझे कॉलेज पर पता चल जाता। उसका ख़्याल था कि वो कुछ देर इस लड़के को बहनों से मिलने देगी और फिर घर चली आएगी, तो किसी को कानो-कान खबर नहीं होगी। वो बोली कि मैं रिक्शे पर इस लड़के की बताई जगह पर पहुँची। वो रिक्शे वाले को रोकना चाहती थी ताकि कुछ देर बाद उसी के साथ घर चली आए, मगर उस लड़के ने ज़िद करके रिक्शे वाले को वहाँ से भेज दिया। जब रिक्शे वाला वहाँ से चला गया, तो वो लड़का मेरी बहन को उस घर के एक बेडरूम में ले गया। मेरी बहन घबराई हुई थी और बार-बार इस लड़के से उसकी बहनों के बारे में पूछ रही थी, मगर तब अचानक लड़का उसके सवाल पर हँसने लगा और बोला कि तुम जैसी गरीब लड़की मेरे घराने में पैदा तो होने से रही। वो बोला कि तुम एक हसीन लड़की हो, इसलिए
मैं तुमसे मिले बगैर नहीं रह पाया। मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारूंगा और फिर तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। उस लड़के के इंकिशाफ पर मेरी बहन को एहसास हुआ कि वो एक अनजान लड़के के साथ ताल्लुक में बंधी हुई थी और अपना पर्दा तक उतार चुकी थी, जबकि वो तो सिर्फ उसके जिस्म का तलबगार था। मेरी बहन बुरी तरह रोने लगी और उससे मिन्नतें करने लगी कि वो उसे जाने दे, मगर वो लड़का उसे ऐसे जाने नहीं दे सकता था। अभी वो मेरी बहन की चादर उतारना चाहता था। अचानक उसके हाथों और पैरों में लर्जा सा तारी हो गया। वो लड़का फोन सुनता ही एकदम बौखला गया। उसकी बातों से पता चला कि उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने पर वो अस्पताल पहुंच गई थी और उसे बुलाया जा रहा था। अभी वो बात कर रहा था कि मेरी बहन मौके से फायदा उठाकर इस घर से भाग निकली। वो लड़का उसे भागता हुआ देखकर उसके पीछे आया, मगर तब तक मेरी बहन का रोड एक्सीडेंट हो गया। लड़का वहां से चला गया और मेरी बहन इस शफीक लड़की की वजह से अस्पताल पहुंच गई। मेरी बहन सब बताकर रो रही थी। वो गमज़दा थी। उस लड़के ने उसे धोखा दिया था। मैं साकत सी बैठी थी। मेरी बहन इस लड़के के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी और उसके कमरे तक पहुंच गई थी, मगर अल्लाह ने मौजूदाती तौर पर उसकी इज्जत बचा ली थी, क्योंकि मेरी माँ हमेशा हमारी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआएं करती रहती थी। माँ की दुआ की वजह से वो बच गई थी और सिर्फ उसकी इज्जत सलामत नहीं रही थी, बल्कि हम घर वालों का भी सब लोगों के साथ भरम रह गया था। वरना मेरी बहन का घर से गायब होना सबको टटका गया था। अल्लाह ने वो छोटे से एक्सीडेंट से मेरी बहन को बदनाम होने से बचा लिया था। मुझे मजीद अपनी बहन को कुछ समझाने की जरूरत पेश नहीं आई थी, क्योंकि वो खुद ही धोखा खाकर सब कुछ समझ गई थी। उसने इस लड़के का नंबर ब्लॉक किया और मोबाइल बंद करके रख दिया। मैं अपनी बहन का वो राज अपने अंदर दबा लिया था। मेरी बहन को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। इस वाकये को 6 माह गुजर चुके, मगर अब भी मेरी बहन को खौफ है कि जाने कब वो लड़का उसकी तस्वीर और वीडियो लीक न कर दे। वो लड़का मंजरियान से गायब था। शायद इसके घर कोई परेशानी बढ़ चुकी थी। मेरी बहन हर वक्त रो रो कर अल्लाह से माफिया मांगती रहती है। वो बहक गई थी और बहुत से ऐसे काम कर चुकी थी जिसका नफा नुकसान से कहीं ज्यादा था। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सभी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत फरमाए और इन्हें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक भी दे दे। आमीन।